Greetings everyone. Today we will be talking about Ebola virus. ये एक बहुत ही डेडली वायरस है जिससे एक डिजीज होती है जिसको हम ईवीडी बोलते हैं यानी कि इबोला वायरस डिजीज। इसकी 6 स्पीशीज होती है। जायर, बूंदीबुगियो, सूडन, टाइफॉरेस्ट, रेस्टन और बोम्बाली। इसको हम इबोला ह्यूमरैजिक फीवर भी बोलते हैं। इसकी जो फैटलिटी रेट है वो 30 to 90% है। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी अगर हम फैटलिटी रेट की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 15% है। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि इंडिया, चाइना, वहाँ पर उसकी फैटलिटी रेट ऑलमोस्ट 6 to 7% है। अब अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो ये बिलोंग करता है फाइलोविराडे फैमिली से, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर। इनको हम फाइलोवायरसेस भी बोलते हैं। और जो इनके नॉन ह्यूमन रिजर्वायर जो है वो बैट है और उसको हम जनरली फ्रूट बैट बोलते हैं। ये कॉमनली इंसानों को इफेक्ट करता है। और जो इसके नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है वो है मोंकी, एप्स और गोरिल्ला। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये पहले डिस्कवर हुआ था जायर में, जिसको अब DRC बोलते हैं यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कब हुआ था? ये आउटब्रेक 1976 में हुआ था उधर, यानी कि वहाँ पे 2 साइमल्टेनियस आउटब्रेक्स हुए थे। वन वाज जिसको अब हम साउथ सूडान बोलते हैं, वो नज़ारा वो जगह है, वहाँ पे एक हुआ था। और जो दूसरा हुआ था वो यम्बुकू में हुआ था। ये दोनों जगह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। इसका एक और आउटब्रेक हुआ था 2014 to 2016 में, और ये वेस्टर्न अफ्रीका में हुआ था, जो जीनिया में हुआ था। और इसकी जो फैटलिटी रेट थी वो 88% थी। और जो दूसरा हुआ था वो 2018 to 2019 हुआ था, वो भी सेम जगह पे हुआ था और वो भी हाईली कॉम्प्लेक्स था। और अभी जो ये लेटेस्ट आउटब्रेक हुआ है इबोला वायरस का, वो जो 1 जून 2020 में हुआ, उसमें 6 केसेस आए थे और जिनमें से ऑलमोस्ट 4 डेड हो गए हैं और अभी 2 जिंदा है। ये अभी वेंगाटा हेल्थ जोन में है और इस जगह को हम बोलते हैं मम्बंदा का इक्वेटर प्रोविंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन किन जगहों पे इसका मेजर आउटब्रेक हुआ था इबोला वायरस का। नाउ इफ वी विल सी द ट्रांसमिशन ऑफ दिस इबोला वायरस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका जो मेन होस्ट है वो फ्रूट बैट है। और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? उसको हम टेरोपोडिडे फैमिली बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये ह्यूमंस में कैसे इंट्रोड्यूस होता है इबोला वायरस, तो इसका जो मेन ट्रांसमिशन का जरिया है वो कंटैक्ट है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसके साथ कोई नॉर्मल पर्सन कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें ट्रांसमिशन हो सकता है। किसका? इबोला वायरस का। अब ट्रांसमिशन का कौन कौन सा जरिया है? चाहे कोई भी फ्लूइड हो, जैसे ब्लड हो या फीकल मैटर हो। फीकल मैटर से भी ये ट्रांसमिट होता है। जैसा कि आपको अगर मैं बोलूं कि जो वायरस अभी चल रहा है कोरोना वायरस, उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं पाया गया कि जिसमें फीकल मैटर के ज़रिए ट्रांसमिशन हुआ था वायरस का। लेकिन इबोला वायरस में फीकल मैटर से भी ट्रांसमिट होता है। और दूसरा पॉइंट है एनिमल टू एनिमल। ये तो आप सबको पता ही होगा कि अगर किसी जानवर में इबोला वायरस हो तो वो किसी दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आए तो उसमें भी इबोला वायरस हो सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है स्पिल ओवर इवेंट। स्पिल ओवर इवेंट क्या होता है? अगर कोई नॉर्मल पर्सन या कोई नॉर्मल एनिमल डायरेक्टली होस्ट से इन्फेक्ट हो, उसको हम स्पिल ओवर इवेंट बोलते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, यानी कि कोई इन्फेक्टेड आदमी है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो नॉर्मल पर्सन में भी ट्रांसमिट हो सकता है इबोला वायरस का। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 21 डेज का होता है। Incubation period is a period between exposure to an infection and the appearance of first symptoms. इबोला वायरस के सिम्टम्स में से पहले जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम सिडन सिम्टम्स भी बोलते हैं या ड्राई इफेक्ट्स भी बोलते हैं। उनमें से कॉमन डिजीज़ होती है जैसे फीवर, फैटीग, मसल पेन, हेडेक या सोर थ्रोट। और वेट सिम्टम्स में हम इंक्लूड करेंगे वोमिटिंग, डायरिया, रैशेस, एंड इट आल्सो इफेक्ट्स किडनी एंड लिवर फंक्शनिंग।
और इबोला वायरस का इम्पैक्ट वाइट ब्लड सेल्स पे भी पड़ता है, यानी कि इससे वाइट ब्लड सेल्स की इमेचुअर डेथ हो जाती है, यहाँ तक कि ये ऑर्गन्स को भी डेड करता है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की इस इबोला वायरस की, द मेन पॉइंट इन द ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव केयर। चाहे वो कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो जो इन्फेक्ट हुआ है इस इबोला वायरस से, उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो रिहाइड्रेशन ऑरल्स देते हैं या फ्लूइड्स देते हैं उस पर्सन को जो इन्फेक्टेड हो, ताकि वो उसकी जो डिहाइड्रेशन रेट है वो कम हो जाए। और स्पेसिफिक सिम्टम्स पे काम किया जाता है इसमें, चाहे फीवर हो उस पर अलग से काम किया जाएगा, चाहे मसल पेन हो उस पर अलग से काम किया जाएगा, और ब्लड प्रेशर मेडिटेशन भी इसमें यूज़ करते हैं हम। अब अगर हम इसके वैक्सीन्स की बात करें तो गिनिया में 2015 में एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन तैयार किया गया जिसको बोला गया RVSV-ZEBOV, यानी कि रिकम्बिनेंट वेस्क्यूलर स्टोमेटस वायरस, जिसको हम इबोला जहर बोलते थे। Now, if we will talk about the immune and the drug therapies that are used in this Ebola virus, there are two types of drugs, namely Regeneron and MAB114. These are made of monoclonal antibodies. अब अगर हम प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो हमें वाइल्ड लाइफ टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी रोकना पड़ेगा, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सनस है उनको हमें सोसाइटी से दूर क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। सिंस इसका सेक्चुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, सो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ही और शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जिंग इन सेक्चुअल एक्टिविटीज़। और इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, मतलब जो इन्फेक्टेड मदर्स होती है उनसे ये बेबीज़ में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी और डिलीवरी केसेस के द्वारा हमें क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई बेबी इन्फेक्ट हो तो उसको हमें बहुत ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत पड़ेगी। विद दिस वी एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।